मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा नया टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल का ही, जिसका नाम है कशिंग सिंड्रोम। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं एज यूजुअली। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ एन एबनॉर्मल डिसऑर्डर कोज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू बॉडी टिश्यू टू हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल। जब हमारा लंबे समय से हमारी बॉडी डिसऑर्डर के कारण हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल प्रोड्यूस करने लग जाती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं कशिंग सिंड्रोम। और इसको हम एक नाम से और जानते हैं जो कि है हाइपोकोर्टिसोलिज्म। तो क्या है डेफिनेशन? इट इज़ एन एबनॉर्मल हार्मोनल डिसऑर्डर कोज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ बॉडी टिश्यू टू हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल। जब कोर्टिसोल हार्मोन हाई लेवल में ही बनना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में, जिसको हम क्या कहते हैं? कशिंग सिंड्रोम। और इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं हाइपर कोर्टिसोलिज्म। हाइपर मतलब क्या होता है? ज़्यादा। हाइपर मतलब किससे लेते हैं हम? ज़्यादा से। और क्या ज़्यादा होता है हमारा? कोर्टिसोल हार्मोन। गॉट इट? तो ये है हमारी डेफिनेशन कि कशिंग सिंड्रोम क्या है, और कशिंग सिंड्रोम का अनदर नेम है हाइपर कोर्टिसोलिज्म। तो अब इसके हम देख लेते हैं कारण क्या क्या है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो ये टू टाइप्स भी इसको आप बोल सकते हैं, और कारण में भी हम इसको, कॉजेज में भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा यहाँ पे? जो फर्स्ट कॉज है वो है हमारा एक्सोजेनस कशिंग सिंड्रोम। एक्सोजेनस कशिंग सिंड्रोम। तो एक्सोजेनस कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि जब एक्सेसिव यूज ऑफ कोर्टिस्टेरॉइड्स बाय ओरल और इंजेक्टेबल, जब जो क्या है पेशेंट है, कोई भी पर्सन है, जब वो कोर्टिसोल इनटेक करता है थ्रू ओरल और थ्रू इंजेक्शंस, कैसे भी हो सकता है, थ्रू मेडिकेशंस भी वो हो सकता है ले रहा हो, या थ्रू इंजेक्शंस के थ्रू भी उसके अंदर, बॉडी के अंदर कोर्टिसोल है वो जा रहा हो फॉर एटलीस्ट 2 मंथ, रेगुलर 2 मंथ्स। तो उससे क्या है कि हमारी बॉडी में जो कोर्टिसोल हार्मोन की जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो वो किस में आएगा? एक्सोजेनस में। इसमें क्या है? इफ पर्सन टेक ओरल और इंजेक्टेबल रेगुलरली एटलीस्ट 2 मंथ, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो कोर्टिसोल का लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये किस में आएगा? हमारा एक्सोजेनस कशिंग सिंड्रोम में। मैं फिर से बता देती हूँ, एक्सेसिव यूज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड बाय ओरल और इंजेक्टेबल फॉर्म रेगुलरली 2 मंथ्स। तो उसमें क्या है, हमारी बॉडी में जो कोर्टिसोल का लेवल है वो बढ़ गया। तो जब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में लेवल बढ़ गया है, तो हम जब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो हम देखते हैं, तो हम क्या कर देंगे, वो मैनेजमेंट में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? मेडिकेशंस को स्टॉप कर देंगे। ये बात हम मैनेजमेंट में करेंगे। तो अब हम सेकंड में देख लेते हैं। सेकंड टाइप क्या है हमारा? एंडोजेनस। एक है एक्सोजेनस और सेकंड है एंडोजेनस। एंडोजेनस कशिंग सिंड्रोम। एंडोजेनस कशिंग सिंड्रोम, एंडोजेनस का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। एंडोजेनस कशिंग सिंड्रोम में क्या होगा? जब व्हेन ऑन बॉडी प्रोड्यूस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोर्टिसोन ड्यू टू फॉलोइंग समथिंग, मैं आगे बताऊंगी। कुछ सम पॉइंट्स हैं जिसके कारण से, जिनमें से किसी भी कारण से जो है कोर्टिसोल का लेवल वो बढ़ सकता है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले एंडोजेनस का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। तो इसमें क्या है कि जब हमारी ही बॉडी एक्सेसिव अमाउंट में कोर्टिसोल बनाना शुरू कर दे। इसमें क्या था कि हम बाहर से इनटेक कर रहे हैं बाय ओरल और इंजेक्टेबल, मेडिकेशन या इंजेक्शन के थ्रू हम बाहर से ले रहे हैं, हमारी बॉडी नहीं बना रही है। लेकिन इसमें एंडोजेनस में क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर ही कोर्टिसोल का लेवल बनना ज़्यादा हो गया है, लेवल बढ़ गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ हमारी बॉडी ही कोर्टिसोल ज़्यादा बना रही है। वो किन किन कारणों से होता है? तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर। तो फर्स्ट कॉज हमारा क्या आ जाएगा इसमें? पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर।
फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर अगर हो जाता है पेशेंट को तो वो कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करता है, ACTH कौन सा हार्मोन होता है हमारा, ATCH एडिनोट्रोफिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। तो ये क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है ACTH नाम का हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो अगर ब्रेन में अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो कोर्टिसोल है इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक्सेसिव सीक्रेशन इसका शुरू हो जाएगा, जिससे कोर्टिसोल का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट वन है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर। सेकंड है हमारी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कशिंग सिंड्रोम। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कशिंग सिंड्रोम, अगर पहले ही फैमिली हिस्ट्री है तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, कशिंग सिंड्रोम पेशेंट को एट प्रेजेंटली हो जाता है। थर्ड वन है हमारा यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एंड अल्कोहलिज्म। जब फीमेल है वो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर रही है, उसमें भी कोर्टिसोल का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और अनदर है हमारा एल्कोहलिज्म से भी हमारी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये है हमारे कारण जो दो पार्ट्स में रखे हैं हमने, 2 टाइप्स भी आ सकते हैं और इसमें 2 कॉजेज में के अकॉर्डिंग भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन था हमारा एक्सोजेनस, सेकंड वन था हमारा एंडोजेनस। एक्सोजेनस में क्या था कि हम बाहर से कोर्टिसोल एक्सेसिव लेना शुरू कर देते हैं, वो बाय ओरली भी हो सकता है और बाय मेडिकेशन इंजेक्टेबल के थ्रू भी हो सकता है। सेकंड वन था हमारा एंडोजेनस का मतलब इनसाइड द बॉडी, ड्यू टू सम रीजंस और ड्यू टू सम कंडीशंस हमारी ओन बॉडी ही जो कोर्टिसोल का लेवल है वो बढ़ाना शुरू कर देती है, हमारी बॉडी के अंदर ही कोर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन एक्सेसिवली हो जाता है। ठीक है, और वो रीजंस मैंने आपको बता दिया है, पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो सकती हैं या अल्कोहलिज्म भी हो सकता है। तो ये थे हमारे कॉजेज अबाउट द कशिंग सिंड्रोम। अब हम बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा रैपिड वेट गेन। रैपिड वेट गेन में क्या आ जाएगा कि सडनली पेशेंट का वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा इन स्पेशली सेंट्रल बॉडी मतलब कि एब्डोमिनल कैविटी में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है हमारा एडिपोज टिश्यू होता है, तो एडिपोज टिश्यू में ओबेसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। ये हमारा क्या होता है कशिंग सिंड्रोम का मेन सिम्टम होता है कि ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी कहाँ पे, सेंट्रल ओबेसिटी। उसमें क्या होगा, जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे जो फैट है होना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसमें कि पेशेंट के हाथ पैर वो जो है वो पतले ही रहेंगे, लेकिन जो है सेंट्रल ओबेसिटी देखने को हमें मिलती है। सेकेंड वन है मून फेस में क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मून फेस में क्या होता है, जो मून बिल्कुल गोल तरीके का, गोल शेप का पेशेंट का फेस दिखना शुरू हो जाता है। बिकॉज ऑफ बोथ साइड ऑफ फेस है ना, जो फैट है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो क्या है ये मून फेस, बोथ साइड ऑफ फेस देयर इज ए कलेक्शन ऑफ फैट। तो फिर है हमारा एक्सेसिव स्वेटिंग, पेशेंट को क्या है एक्सेसिव स्वेटिंग होनी शुरू हो जाएगी। थिन रिंकल स्किन, बिकॉज ऑफ थिन स्किन इसलिए हो जाएगी क्योंकि फैट इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो जो है स्किन खींच रही है, तो वो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली थिन ही हो जाएगी, फेस जो हमारी स्किन है वो थिन हो जाएगी बिकॉज ऑफ कलेक्शन ऑफ फैट। फिर आ जाएगा हमारा हिर्सुटिज्म क्या होता है, हिर्सुटिज्म एक वर्ड है, टर्म है। हिर्सुटिज्म क्या होता है, हिर्सुटिज्म मतलब होता है कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर इन फीमेल्स। क्या है ये, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर इन फीमेल्स।
फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि जो हेयर्स की ग्रोथ है वो ज़्यादा स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद है हमारा इम्पोटेंसी, मैन जो है इम्पोटेंसी भी मेंस में देखने को मिलती है। एमनोरिया जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो एब्सेंट हो जाती है। इंक्रीज बीपी का लेवल भी एक्सेसिव हो जाता है, लेवल बढ़ जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया क्या है पेशेंट में? हाइपरग्लाइसीमिया मतलब क्या होता है, जो शुगर लेवल है बॉडी में वो कम हो जाएगा। फिर है हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोकैलेमिया, ये क्या है, इम्बैलेंस हो जाएंगे। हाइपरनेट्रीमिया जो है वो इंक्रीज होगा तो हमारा क्या है, कैलेमिया वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये इम्बैलेंस हो जाएगा दोनों में ही। फिर है ओस्टियोपोरोसिस क्या है कि कैल्शियम की कमी हो जाएगी बॉडी में और पेशेंट को ओस्टियोपोरोसिस भी हो जाएगा। फिर है मसल एंड बोन वीकनेस, मसल में और बोन, अगर हाइपोकैल्शियमिया हो गया है पेशेंट को तो मसल एंड बोन वीकनेस भी पेशेंट को होगी है। फिर है इरिटेशन, मूड स्विंग्स, जो क्या है पेशेंट इरिटेट रहेगा और पेशेंट को मूड स्विंग्स भी रहेंगे। तो ये क्या थे हमारे साइन एंड सिम्टम ऑफ द कशिंग सिंड्रोम। और फिर से देख लेते हैं रैपिड वेट गेन स्पेशली इन द सेंट्रल ऑफ द बॉडी। सेकंड वन है हमारा मून फेस, हमारे जो फेस है वो मून शेप लाइक हो जाएगा बिकॉज ऑफ जो फैट का कलेक्शन है वो दोनों साइड फेस के बनना शुरू हो जाएगा। एक्सेसिव स्वेटिंग होगी पेशेंट को, रिंकल स्किन हो जाएगी बिकॉज ऑफ जो स्किन है वो खिंचनी शुरू हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे जो फैट का कंपोजिशन है वो बढ़ रहा है। फिर आ जाएगा हमारा हिरसुटिज्म। हिरसुटिज्म क्या होगा कि फीमेल की एक्सेसिव हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इम्पोटेंसी इन मैन, एमनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल्स। इंक्रीज बीपी का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है बॉडी में। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया दोनों में इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा एंड ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाइपोकैल्शियमिया। ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि मसल्स की और जो बोन की वीकनेस है वो हो जाएगी पेशेंट के अंदर। और सेकंड और लास्ट वन है हमारा क्या, इरिटेशन और मूड स्विंग्स पेशेंट में होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स। अब बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एज यूजुअली फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है कि पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पास्ट की, फिजिकल एग्जामिन करेंगे पेशेंट को। फिर आ जाएगा हमारा डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होता है जिसको हम डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट के, इसमें क्या होता है, डेक्सामेथासोन की एक लो डोज दी जाती है और एक हाई डोज दी जाती है जिसके बाद हम जो कोर्टिसोल का लेवल है वो चेक करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। इसमें डेक्सामेथासोन की डोज दी जाती है पेशेंट को। फिर एक अनदर है हमारा कोर्टिसोल। कोर्टिसोल टेस्ट में हम क्या करते हैं, कोर्टिसोल टेस्ट में हम क्या करते हैं कि इसमें हम शुगर कोर्टिसोल का लेवल चेक करते हैं यूरिन में, ब्लड में एंड सलाइवा में हम कोर्टिसोल का लेवल चेक करते हैं पेशेंट के अंदर। तो ये है हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करेंगे जिसमें कि डेक्सामेथासोन की डोज दी जाती है पेशेंट को। फिर है हमारा लास्ट वन कोर्टिसोल टेस्ट। कोर्टिसोल टेस्ट में हम पेशेंट के सलाइवा में, ब्लड में और यूरिन में कोर्टिसोल का लेवल चेक करते हैं कि वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा तो नहीं है। तो ये है हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अबाउट द कशिंग सिंड्रोम। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। अगर हम मैनेजमेंट में बात करें तो क्या होता है कि इन मोस्ट केसेस आर कोर्टिसोल मेडिकेशंस आर दोज यूज्ड। जो
कोर्टिसोल की मेडिकेशंस जो लेते हैं, हमने देखा है कि उन्हीं में मोस्ट ऑफ पेशेंट्स में कोर्टिसोल का लेवल उसी वजह से बढ़ता है, बिकॉज ऑफ मेडिकेशंस और इंजेक्शंस जो कि बाहर से लेते हैं। अगर हमें आइडेंटिफाई हो जाता है और हम डायग्नोज कर लेते हैं कि कोर्टिसोल का लेवल जो बढ़ रहा है वो मेडिकेशंस की वजह से बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उनको सेसेशन कर देते हैं, मीन्स जो मेडिकेशंस है उनको रोक देते हैं। ठीक है, फिर हम कोर्टिसोल का लेवल चेक करते हैं पेशेंट के अंदर। एक तो फर्स्ट ट्रीटमेंट ये होता है। देन सेकेंड वन क्या होता है कि हम जाते हैं ट्यूमर को रिमूव करने पे। ट्यूमर को रिमूव जब हम करेंगे तो क्या होगा कि देयर शुड बी परफॉर्म्ड अ सर्जरी फॉर रिमूविंग ऑफ द ट्यूमर। अगर हमें पता चल जाता है कि एडर्नल ट्यूमर है पेशेंट में, तो हम ट्यूमर को रिमूव करने के लिए सर्जरी के थ्रू जाएंगे। एंड देन अनदर है कि पिट्यूटरी ट्यूमर कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफ्यूनोइडल माइक्रो सर्जरी। जो स्फिनोइड बोन है उसके थ्रू एक सर्जरी की जाती है, जिससे कि क्या होगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है उसको हम रिमूव कर देते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफ्यूनोइडल माइक्रो सर्जिकल सर्जरी। ये दो सर्जरी का नाम मैंने बताया है। मैनेजमेंट में हम 3 तरीके से गए हैं। फर्स्ट वन तो ये है कि अगर मोस्ट ऑफ पेशेंट्स में जो कोर्टिसोल का लेवल वो बढ़ता क्यों है, बिकॉज ऑफ जो वो मेडिकेशंस या इंजेक्शंस ले रहे हैं। फर्स्ट वन तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करके उन मेडिकेशंस को स्टॉप कर देंगे। सेकंड वन है हमारा कि अगर हमें पता है कि एडर्नल ट्यूमर है तो हम सर्जरी परफॉर्म करेंगे और एडर्नल ट्यूमर को हम रिमूव कर देंगे। थर्ड वन है अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है तो हम स्फिनोइड बोन के थ्रू जाके वहाँ एक सर्जरी परफॉर्म करेंगे, जिसको कहते हैं ट्रांसफ्यूनोइडल माइक्रो सर्जिकल सर्जरी। तो फिर उसके बाद है कि अगर पेशेंट सुटेबल नहीं है सर्जरी के लिए क्योंकि अगर हमने सर्जरी परफॉर्म की तो अनदर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं पेशेंट को, तो या पेशेंट ही रेडी नहीं है कि वो सर्जरी के लिए वो सर्जरी नहीं चाहता है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट के लिए कुछ ड्रग्स हैं जो हम इसमें कशिंग सिंड्रोम में दे सकते हैं, जिसमें से है केटाकोनाजोल, एक मेट्रापोन एंड एक है थर्ड वन है मेफिप्रिस्टोन। जो कि मेफिप्रिस्टोन जो है हम अवॉइड करते हैं, अवॉइड है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। हम उनको वो मेडिकेशन नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे जो है मेफिप्रिस्टोन, बिकॉज ये हम देते हैं अबॉर्शन में, तो इसमें अगर हम प्रेगनेंसी में देंगे तो अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेडिकेशन है इसमें केटाकोनाजोल और मेट्रापोन और मेफिप्रिस्टोन, जो कि मैंने बताया है कि अवॉइड करेंगे हम प्रेगनेंसी में। अब ये था हमारा, हमने पूरा पढ़ लिया है डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्पटम, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, एवरीथिंग। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रैक्चर, फॉलिंग। तो क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कि साइन एंड सिम्टम्स में हमें क्या बताया था कि ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट को हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है पेशेंट की, तो जो बोन है वो वीक हो गई है पेशेंट की, जिसकी वजह से पेशेंट में फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को ऐसा एनवायरनमेंट और प्रोटेक्टफुल एनवायरनमेंट देंगे कि पेशेंट के फॉल और फ्रैक्चर होने के चांसेस ना हो, क्योंकि पेशेंट किसी भी टाइम पे गिर सकता है और फ्रैक्चर हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। सेकंड वन है हम पेशेंट को डाइट देंगे, हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैल्शियम एंड हाई विटामिन डाइट देंगे। फिर है हमारा अवॉइड अननेसेसरी कॉन्टैक्ट विद पीपल हु इज हैविंग इंक्रीज द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। पेशेंट को अवॉइड करेंगे कि उनसे ना मिले, बिकॉज ऑफ पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर है हमारा असेस द पेशेंट स्किन एंड प्रोवाइड स्किन इंटीग्रिटी। पेशेंट की स्किन को असेस करेंगे और स्किन इंटीग्रिटी चेक करेंगे पेशेंट की। फिर है एनकरेज द पेशेंट पोजीशन फॉर चेंज द पोजीशन। पेशेंट को बोलेंगे कि हम वो कंटिन्यूस अपनी पोजीशन को रेगुलरली चेंज करता रहे। देन सेकंड वन है असेस द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन द बॉडी। फिर है हमारा मॉनिटर ब्लड शुगर लेवल ऑफ द पेशेंट, बिकॉज पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया है। एंड देन आफ्टर सर्जरी टेक मेडिकेशन ऑन टाइम। हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको सर्जरी, अगर पेशेंट की सर्जरी परफॉर्म हुई है तो उसको क्या करना है, मेडिकेशन टाइम टू टाइम लेनी है। फिर है हमारा एडवाइस फॉर फॉलोअप। अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है तो जब भी उसको रेगुलर फॉलोअप के लिए बुलाया है तो पेशेंट को फॉलोअप के लिए और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लिए जाना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट द कशिंग सिंड्रोम। होप सो आप सब लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।